गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने मिनरल के बारे में पढ़ा और हम देख रहे थे कि उद्योगों के विकास के लिए बाज़ार की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कच्चे माल, कैपिटल, सस्ता श्रम, ठीक है, ये विद्युत, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरत था कि हमें एक अच्छा बाज़ार मिल पाए कि जो भी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो, जो भी उत्पादन हो, वो बाज़ारों तक पहुंच जाए। उसके लिए अच्छे बाज़ार हमको उपलब्ध हो पाए। लेकिन उस अच्छे बाज़ारों तक पहुंच के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? उसके लिए ज़रूरी था कि एक बेहतर परिवहन व्यवस्था हो, एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। और आज हम झारखंड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन, ठीक है, यह किस स्तर तक झारखंड में डेवलप है, कौन कौन से हाईवे या अन्य मार्ग इम्पोर्टेंट है, सड़कों के मामले में, रेल के मामले में झारखंड की स्थिति अपने देश के बाकी राज्यों के बनस्पत में क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक भी अगर देखा जाए तो उद्योग और मिनरल की तरह ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये थोड़ा इजी पड़ सकता है, लेकिन इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल बन जाते हैं, ठीक है, जैसे उद्योग और मिनरल्स की तुलना में। तो इसको भी बारीकी से देखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न इससे अछूता ना रहे, ठीक है। तो आइए परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भाई परिवहन का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, ये परिवहन है क्या? परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यानी परिवहन के द्वारा हम देखते हैं कि ट्रेन के माध्यम से मालगाड़ी भी होती है और पैसेंजर गाड़ी भी होती है रेल में। एक में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, दूसरे में सामान जैसे कोयला, अगर हम देखें तो कोयला एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, भूतापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मालगाड़ियाँ उसमें कोयला भर के जाता है, किसी में पेट्रोलियम भर के जाता है, किसी में बहुत सारे ज़रूरी सामान भर के जाते हैं। तो इन वस्तुओं का परिवहन भी होता है ट्रांसपोर्टेशन के। इसीलिए इसका जो मतलब है वो एक तरह की ऐसी सुविधा से है या सेवा से है जिसके माध्यम से व्यक्तियों या वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति और वस्तु या उत्पादन, उद्योगों के सेंस में देखें तो उत्पादन को भौतिक रूप से एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक ले जाए। परिवहन जो है वो संचार और व्यापार के साथ इसको देखें तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेड के बारे में, उद्योग के बारे में हमने चर्चा की थी, तो उसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन की भी चर्चा की थी। कहा था कि ये एक फैक्टर है, अगर अच्छा ट्रेड डेवलप करना है, अच्छी इंडस्ट्री डेवलप करना है, ठीक है, बाज़ार तक पहुंच बनाना है, तो हमारे लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोकारो के जो लौह इस्पात था या बाकी जगह का जो लौह इस्पात था, मैंने ये भी बताया था कि वो कैसे किन किन रूट पे है और कितना आसान है उसको बंगाल तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि वहाँ से बंदरगाहों से जुड़ के वो बाहर निर्यात किया जा सके। इस समय बताते समय मैंने परिवहन की चर्चा आप लोग से की थी, लेकिन आज के क्लास में अलग से मैं परिवहन की चर्चा करूँगा, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि परिवहन जो है वो संचार और व्यापार के साथ देखें तो ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब क्या है? एक दूसरे के सहयोगी है। अगर इन व्यापार, संचार और परिवहन, अगर तीनों में से किसी एक को कमी हो जाए तो दोनों बाकी दो अधूरे हो जाते हैं। मतलब ये तीनों का विकास तब भी संभव है जब तीनों के बीच समायोजन हो या तीनों एक बेहतर ढंग से उन्नत हो, तभी इन तीनों का विकास संभव है, ठीक है। दूसरा जो है, यह किसी भी राष्ट्र परिवहन का जो साधन है, अगर बेहतर परिवहन का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है तो किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी में वो बेहतर करने के लिए परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन
बेहतर आर्थिक विकास के लिए क्या है, परिवहन अत्यंत आवश्यक है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देखिएगा तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें कि अमेरिका का या इंग्लैंड का परिवहन सिस्टम है तो आपको बेहतर ढंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ का परिवहन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए वो डेवलप कंट्री में आता भी है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अति आवश्यक है। अब क्या है कि परिवहन के 4 साधन होते हैं। 4 साधन होते हैं। पहला सड़क, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा जल परिवहन। चौथा जल परिवहन। अगर हम झारखंड के हिसाब से देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो जल परिवहन है, पहला चीज़ कि झारखंड एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। झारखंड क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। मतलब ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, मतलब इसके अगल बगल चारों तरफ राज्य है, ये कहीं से भी समुद्र से टच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ जल परिवहन से जुड़ी हुई संभावनाएं, एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है या बहुत ही अंशतः डेवलप है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ झारखंड को देखें तो बहुत सारा हिस्सा जो है इसका पठारी है या पहाड़ी है, जहाँ नदियाँ जो हैं वो नदियाँ मौसमी है। मतलब क्या है कि बारिश के मौसम में इस नदियों का प्रवाह बढ़ जाता है। मौसमी नदियाँ, इन नदियों का प्रवाह मानसून के मौसम में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्लो इसका बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बाकी के महीनों में इसका फ्लो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, यह पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए उबड़ खाबड़ ज़्यादा है, इसलिए परिवहन के बहुत ज़्यादा सुयोग्य नहीं है। इसकी ज़्यादातर नदियों का कंडीशन ये है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो जल परिवहन है वो बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप। फिर भी एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये भी जानते हैं कि गंगा नदी जो है यहाँ के साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, और दूसरा जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो साहिबगंज भी उसमें आता है। साहिबगंज का जो गंगा नदी वाला इलाका है वो भी उसमें आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 12, अगर हम एक इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट देख लें तो यह है कि 12 सितंबर 2019 को, 12 सितंबर 2019 को, ये डेट याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने झारखंड के साहेबगंज में गंगा नदी पर, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में आता है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा नदी, झारखंड का यही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो इस गंगा नदी पे, ठीक है, देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। ठीक है, इस उद्घाटन से इसका जो क्षमता है मल्टी मॉडल टर्मिनल का, वो 30 लाख टन प्रति वर्ष, 30 लाख टन प्रति वर्ष है। ठीक है, इससे क्या है, इस 30 लाख, इससे इसका जो उद्देश्य है यह है कि स्थानीय खानों से जो ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जो कोयला निकाला जाता है, हमने आपको बताया ही था कि झारखंड जो है वो कोयले के मामले में बहुत ही रिच है
और रिच होने के कारण क्या है कि ये तापीय विद्युत ऊर्जा के लिए यहाँ से कोयला राज्य के तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए भी जाता है। बड़े स्तर पे यहाँ के खानों से जो कोयला है वो अन्य राज्यों के तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए, जहाँ बिजली कोयले से बिजली उत्पादित की जाती है, संयंत्रों के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का इस जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है इसका क्षमता है 30 लाख टन प्रति वर्ष, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय खानों से जो ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला की आपूर्ति किया जा सकता है इससे आसानी से। ठीक है, दूसरा कुछ भारी उद्योगों के उत्पाद होते हैं जैसे कि उर्वरक, कोयला तो है ही, ठीक है, इसके अलावा उर्वरक है, ये भी काफ़ी भारी होता है। दूसरा है सीमेंट, ये भी काफ़ी भारी होता है। इन सबका परिवहन आसानी से किया जा सकता है इस मल्टी मॉडल टर्मिनल के द्वारा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा ये जो मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया, इससे फ़ायदा क्या है कि ये जो झारखंड राज्य है यह अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से चाहे पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है, जल मार्गों के द्वारा जुड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और यानी उत्तर पूर्वी राज्य और वेस्ट बंगाल के राज्यों के और बांग्लादेश के साथ भी, इन 3-4 जो नॉर्थ ईस्ट का 6-7 स्टेट है, बांग्लादेश है, ये बंगाल है, इन सब के साथ जल मार्ग के द्वारा जुड़ सकता है। इसीलिए जो उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को पीएम के द्वारा साहिबगंज में किया गया, जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का पार्ट है, वहाँ ये मल्टी मॉडल टर्मिनल झारखंड के जल परिवहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, और यह वहाँ यह दर्शाता है कि झारखंड, जहाँ जो पहाड़ी पठारी इलाका है, जहाँ की ज़्यादातर नदियाँ इस तरह के भाग से होकर गुजरती है जिसको परिवहन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि जो भी संभावना है उस संभावना को तलाश करते हुए उसका मैक्सिमम यूज करते हुए जल मार्ग की संभावना को तलाशा गया और इसीलिए यह मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किया गया। ठीक है, तो अब हम ये जल परिवहन को देख लिए। हाँ, हालांकि जल परिवहन बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे डेवलप नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी से देखते हैं कि पहले सड़क परिवहन को देखते हैं, फिर रेल परिवहन को देखेंगे, फिर वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। इस रोड ट्रांसपोर्ट को अगर देखें तो हम क्या देखते हैं कि यह रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण होता है ये, क्योंकि यह क्या है, कम दूरी या मध्यम दूरी के लिए यह यातायात का सबसे सुगम और सस्ता साधन होता है। कम दूरी के लिए और मध्यम दूरी के लिए। ये कम दूरी या मध्यम दूरी से क्या तो क्यों डिनोट किया गया? क्यों? देखिए, लंबे यातायात करने के, लंबे परिवहन के लिए अगर हम देखें दिल्ली से झारखंड जाना तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक क्या होगा? या तो हवाई यात्रा या ट्रेन। बस क्यों नहीं होगा? क्यों? सड़क मार्ग क्यों नहीं होगा? क्यों? एक तो बहुत लंबा रात यात्रा है, 24 घंटे का यात्रा हो सकता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे पब्लिक कन्वीनियंस नहीं होता है, यानी टॉयलेट की सुविधा, ये सारी सुविधा नहीं होती है। दूसरा,
जैसे ट्रेन में हमें सोने के लिए आराम से बेड मिल जाता है, इसमें ज़्यादातर बसेज जो हैं वो जो अगर डबल फ्लोर हैं तो एक नीचे का जो फ्लोर होता है वो सीटिंग का ही होता है, ऊपर का फ्लोर वो भी 6, 7, 8, 10 या 12 इतने लोगों के ही सोने की व्यवस्था होती है। तो वो किसी भी तरीके से सहूलियत अधिक सुगम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कम दूरी की यात्रा होती है वो परिवहन, सड़क परिवहन के द्वारा ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्पत रेल के। और जहाज़ के तो भाई लंबी डिस्टेंस के लिए ही कवर किया जाता है, तो बहुत नज़दीक के डिस्टेंस को कवर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सड़क परिवहन है बेसिकली सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरा कम दूरी और मध्यम दूरी के लिए सुगम और सस्ता साधन, ठीक है। अगर हम एक चीज़ और देखें झारखंड के मामले में, हम क्या देखते हैं कि जो सड़कों की लंबाई को देखें अगर झारखंड में, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ज़्यादातर झारखंड से और झारखंड स्पेशल में भी देख रहे हैं, तो यहाँ जो सड़क है झारखंड में, जो सड़क का घनत्व है लगभग 1000 किलोमीटर पे 153.06 है। 153.056 पर 1000 किलोमीटर पे, मतलब 1000 किलोमीटर पे जो सड़कों का जाल है झारखंड में वो 153.06, ठीक है। जबकि यही देश में देखें तो देश में ये झारखंड की स्थिति है, अगर देश की से तुलना करें, देश की तुलना करने पर ये 385.78 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर है। यानी जो सड़क का घनत्व है या सड़क का जाल है वो झारखंड में देश के औसतन सड़क के जाल के तुलना में, घनत्व की तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस पे प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इस पे फैक्चुअल सवाल काफ़ी बन सकते हैं, इसीलिए मैं इसको, यानी लगभग अगर झारखंड और इंडिया का कंपैरिजन करें तो लगभग 232 किलोमीटर 232 किलोमीटर जो है घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर पे कम है देश की तुलना में झारखंड में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इससे जुड़ी हुई जो है वो यह है कि सड़कों का जो वो देखें क्या कहते हैं घनत्व, तो राज्य में सड़कों का जो घनत्व है ये हमने ये देख लिया कि ये 153.056 था, ठीक है। और दूसरा देश के में 385.78 किलोमीटर है पर 1000 किलोमीटर पर इसका घनत्व यही है, ठीक है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, झारखंड की सरकार, कि जो भारत का औसत घनत्व है सड़कों का पर 1000 किलोमीटर पर उसको पूरा किया जा सके। इसी के लिए इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि कम से कम ये 153 को 250 किलोमीटर पर 1000 तक किया जाए झारखंड में, ठीक है। और इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने राज्य में सड़कों का जो घनत्व है वो 250 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के लिए लगभग क्या करना है, झारखंड सरकार का ये उद्देश्य है कि जो जिला की सड़कें हैं यानी मुख्य जिला मार्ग है और जो राज्य मार्ग है यानी राज्य का जो राज्य मार्ग है उसको लगभग 8220 किलोमीटर बढ़ाया जाए, तभी ये जो औसत है 250 किलोमीटर प्रति 1000 वो प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अब बारी बारी से हम राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के राजमार्ग और जिला की सड़कों को देखें और उससे हम एक ये अध्ययन कर सकते हैं कि झारखंड में सड़कों का विकास किस प्रकार हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये देखें
तो लगभग अगर जो नवीनतम आंकड़ा है झारखंड के सड़कों, वो नवंबर 2018 का है। नवंबर 2018 के आंकड़े के अनुसार यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या लगभग 23 है। नेशनल हाईवेज, NH, नेशनल हाईवेज या राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्य मार्ग की संख्या जो है वो 33 है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई जो है इन 33 राज्य मार्गों की झारखंड में वो 3400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमें एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, ये राष्ट्रीय राज्य मार्ग का जो संरक्षण है या जो मरम्मत है या जो प्रबंधन है वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका जो है निर्माण किया जाता है, रख रखाव। इसके द्वारा निर्माण या रख रखाव या मैनेजमेंट या और रख रखाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण या रखरखाव किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग हैं, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। तो या केंद्र सरकार के अधीन है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। इसीलिए इसका जो निर्माण या रख रखाव है यह केंद्रीय एजेंसी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके द्वारा का रख रखाव किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, तो यहाँ भी पूछे जाने की संभावना है। जब पूछे जाने की संभावना है तो आप याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज जो महत्वपूर्ण है वह है कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसकी बात हमने अभी की है, इसका जो गठन हुआ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा इस भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया। ठीक है, और इसको स्वायत्त संस्था या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन या बॉडी, स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया? 1995 में। ये याद रखिए, तो शायद प्रश्न पूछा भी गया झारखंड में किसी न किसी एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किया गया, जिसे 1995 में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन या संस्था का दर्जा दे दिया। ठीक है, और यह इसका क्या काम है? इसका काम है कि यह राज्य मार्ग राज्यों की राजधानियों, बंदरगाहों, नगरों को परस्पर रूप से जोड़ते हैं। ये जो NH है, नेशनल हाईवे है, ये क्या करते हैं? ये जो राज्य मार्ग है यह राज्यों की राजधानियों को, बंदरगाहों को, नगरों को परस्पर रूप से जोड़ते हैं, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य मार्ग होते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि NH कितना इम्पोर्टेंट है। यह पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों को, इम्पोर्टेंट नगरों को, बड़े बड़े राजधानियों को, बंदरगाहों को आपस में जोड़ता है।
इसलिए ये क्या है, एक तो लोगों के माल के, ठीक है, मतलब वस्तुओं और व्यक्तियों के परिवहन के लिए ये राजमार्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ता है, एक राजधानी को दूसरे राजधानी से जोड़ता है, बंदरगाहों को, राजधानियों को बंदरगाहों से जोड़ता है। हमने क्या पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो लौह इस्पात है, जो बोकारो लौह इस्पात है, वो दिल्ली हावड़ा रोड जो रेल लाइन पे है, ठीक है, या सड़कों पे है, तो वहाँ से क्या है, आसानी से आयात और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसी तरीके से ये जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH है, या ये महत्वपूर्ण मार्ग है, हम ये जान ही गए, ठीक है। यद्यपि ये सड़कें, ये जो NH है या सड़कों की कुल लंबाई, अगर भारत में कुल सड़क देखें तो उसका महज 4.09%। अगर NH को देखें तो NH नेशनल हाईवे भारत की जितनी सड़कें हैं उसका मात्र 4.9% ही है, परंतु यह देश के संपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का 40% भाग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का 40% भाग का वहन करता है। ये सड़कें मात्र अगर इसकी लंबाई के हिसाब से देखें तो भारत की कुल सड़कों का 4% है, लेकिन चूंकि यह अलग अलग देश की राजधानियों को जोड़ता है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, बंदरगाहों को जोड़ता है, यानी वो मेन शहर के जो पार्ट हैं उसको जोड़ता है, इसीलिए यह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का 40% भाग का वहन करता है, ठीक है। वर्तमान में झारखंड में हमने क्या बताया था, वर्तमान में झारखंड में कितने NH हैं, लगभग 33 NH हैं जो झारखंड से, 35 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो झारखंड से होकर गुजरते हैं, झारखंड से गुजरते हैं। ये हमें याद रखना है, ये प्रश्न, ये जो फैक्ट है वो पूछा। और इसकी कुल लंबाई अगर देखें झारखंड में, तो अभी मैंने बताया था कितना है, 3400 किलोमीटर। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ फैक्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछले क्लास में भी करता रहा हूँ, क्योंकि आपको कई बार लग रहा होगा कि ये सर दोबारा से दोबारा रिपीट कर रहे हैं बार बार चीज़ों को, वही वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 2 बार 3 बार क्लास में ही रिपीट कर दूँ ताकि आपको यही चीज़ें याद हो जाए, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कंसेप्ट के साथ साथ वो क्लास में ही याद हो जाए, इसीलिए मैं जानबूझ के उस फैक्ट को बार बार रिपीट कर क्या, ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। दूसरा हमने क्या देख लिया कि झारखंड में लगभग 33 NH है, नेशनल हाईवे हैं जो झारखंड से होकर गुजरते हैं, और इनकी झारखंड में कुल लंबाई कितनी है, 14 किलोमीटर। अगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग को देखें तो सबसे ज़्यादा NH की जो लंबाई है वो किस स्टेट में है, वो है यूपी में। सबसे ज़्यादा NH की जो लंबाई है वो यूपी, उसके बाद आता है राजस्थान, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम NH को देख पा रहे हैं। अब जो झारखंड से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण NH है, नेशनल हाईवे, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। सबसे पहला, हम मिडेवल पीरियड के एक बहुत बड़े शासक को जानते हैं जिनका नाम था शेरशाह सूरी। यह मुगल शासन के बीच में ही इनकी सत्ता रही थी। 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने दिल्ली के शासन पे शासन किया था, दिल्ली के सत्ता से शासन किया, ठीक है। इन्होंने शेरशाह सूरी ने सूरी ने 1540 से लेके, हालांकि इन्होंने महज 5 साल तक शासन किया, लेकिन इसी दौरान इन्होंने एक बहुत बड़ा काम भी किया कि 1540 से लेकर 1542 के बीच में इन्होंने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी आज के पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी आज के पाकिस्तान में है, जो वहाँ का स्थल है, ठीक है। सिंधु घाटी यानी पाकिस्तान के लाहौर से देखें
बंगाल के सोनार घाटी तक, सोनार घाटी, घाटी बंगाल, यानी अगर आप मैप में देखें, ठीक है, तो ये पूरा पाकिस्तान है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये पूरा एक बड़ा सा रूट है जो कि बंगाल, इसमें झारखंड भी आता है, बिहार भी आता है, यूपी भी आता है, होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और यह पाकिस्तान तक चला जाता है। यह इतना बड़ा एक मार्ग बनवाया, ठीक है, एक सुदृढ़, ये एक मार्ग बनवाया, शेरशाह सूरी मार्ग, तो शाही राजमार्ग भी का निर्माण किया और इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया, इसका जो राज्य था उस राज्य को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए रोड की या बेहतर सड़क की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि अगर अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, इस क्षेत्र में आप जानते भी होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, कई सारे अलग अलग क्षेत्र में विद्रोह होते रहते थे, इनके खुद के जो अधिकारी थे वो विद्रोह कर देते थे, या कई बार बाहरी आक्रमण, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे आक्रमण हुए, शकों का, हुणों का, मंगोलों का आक्रमण आप लोग जानते ही हैं। तो इन राज्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि राज्य में बेहतर परिवहन सिस्टम हो। राज्य में बेहतर परिवहन सिस्टम के लिए सबसे जरूरी क्या था कि राज्य में बेहतर सड़क हो, बेहतर रोड हो, ताकि सेना जो है वो इजीली राज्य के किसी भी भाग में तेजी से गति कर सके, ठीक है, और आसानी से वहाँ कम समय में पहुँच सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था कि बेहतर राज्य मार्ग हो। उन्होंने एक शाही राजमार्ग, शाही राजमार्ग का निर्माण, ठीक है। अब कोलकाता से पेशावर तक जो जोड़ने वाला यह मार्ग था, इसको ब्रिटिश काल में इसका नाम जो है जीटी रोड रख दिया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या नाम है? ग्रैंड ट्रंक रोड या जीडी रोड रख दिया गया और इसको पुनः निर्मित किया गया। मतलब क्या है कि इसी मार्ग को फिर से मरम्मत करके ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इस मार्ग का प्रयोग अपने भी जो उसके साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था, उसको सुरक्षित रखने के लिए, अपने व्यापार को बड़े स्तर पर डेवलप करने के लिए, सेना को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इन्होंने इस मार्ग का, ठीक है। और यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 का हिस्सा है। यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो NH2 का, ठीक है। झारखंड में देखें तो पहले दो फैक्ट हम देख लेते हैं जिस पे प्रश्न बन सकते हैं। एक कि झारखंड में सबसे बड़े जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग या NH है, या सबसे बड़े, उसमें कौन है? एक NH-33 है जो सबसे बड़ा है। NH-33 जो है वो सबसे बड़ा है और इसकी लंबाई लगभग 333.3 किलोमीटर के आसपास। यह झारखंड में इतना ही लंबा है NH। दूसरा अगर उसके बाद देखें तो दूसरा है NH-114A, 114A। पहले नंबर पे ये है सबसे लंबा, दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे NH-23, इसकी NH-23 है। ये तीसरा सबसे लंबा राजमार्ग। बड़े राजमार्ग के अगर हम देखें तो ये फैक्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस पर प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। बिहार में सीधे सीधे स्टेट PCS में पूछा गया है कि कौन सा NH है जो बिहार से गुजरता है और कौन सा NH है, जैसे 4 NH दे दिया, पूछ दिया कि इसमें से कौन सा NH है, यानी नेशनल हाईवे है, जो बिहार से नहीं गुजरता है। वैसे ही झारखंड में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा NH है जो यहाँ से नहीं गुजरता है। तो हर NH को 33 चूँकि NH है तो हर NH को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको सब NH को अगर बार बार देखे हुए हैं तो आपको चीज़ें दिमाग में रहेंगी। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये तो पूरी तरीके से याद होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर अगर झारखंड में
सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग को देखें, सबसे छोटे NH को देखें तो हम क्या देखते हैं, एक है जो 133B है, दूसरा NH32 है। 133B और दूसरा NH32, ये सबसे छोटे राजमार्गों में से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है आपको देखनी चाहिए, देखिए राजमार्ग से पूछेगा तो ज़्यादातर सड़क परिवहन राजमार्ग से, सड़क राजमार्ग से ही पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, मैंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में बताया, GT रोड के बारे में बताया, उसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट और याद रख लीजिए, हो सकता है कि पूछा जा सके। एक, इस ग्रैंड ट्रंक रोड में 2 NH का पार्ट आता है जो झारखंड में है, वो 2 NH है, NH32 और NH33। NH32 और 33, ये NH32 और 33 ग्रैंड ट्रंक रोड का पार्ट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ग्रैंड ट्रंक रोड के अतिरिक्त भी NH32 और 33 जो है वो झारखंड में स्थित जितने भी समीपवर्ती राज्य हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको भी आपस में जोड़ता है। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये NH उससे जुड़ा हुआ है, GT रोड से भी जुड़ा हुआ है, और ये पूरे राज्य के सीमावर्ती राज्य के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ता है, ठीक है। अभी जो मैंने एक बात बताई थी कि NH33 के बारे में, वो ये था कि ये सबसे लंबा है, ये मैंने आपको बता ही दिया, और यह काफ़ी, इसकी लंबाई 333.3 किलोमीटर है, ये भी बता दिया। अब अगर इसके बारे में एक सवाल और पूछा जा सकता है NH33 के बारे में, वो भी याद रखिए, यह झारखंड में कहाँ से कहाँ तक को क्षेत्र को जोड़ता है। एक बरही क्षेत्र है जो हजारीबाग के पास है, हजारीबाग में ही पड़ता है, बरही क्षेत्र, बरही हजारीबाग क्षेत्र होते हुए यह रांची होते हुए बहरा गोड़ा को जोड़ता है, बहरा गोड़ा को जोड़ता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखें, ठीक है। और यह लगभग झारखंड में 333.3 किलोमीटर लंबा, ठीक है। ये हुआ आपका NH से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट बात जिस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है, इसको भूलना किसी भी हालत में नहीं है। ये जो NH33 है ये बेसिकली 7 जिलों से होके गुजरता है झारखंड के, ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो NH33 इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये को ध्यान रखिएगा और इसको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट NH को देख लें, क्योंकि 33 NH है, लेकिन हमको 33 को ही नहीं देखना है, अगर हम कुछ NH देख लें इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जैसे 2 है, 6 है, 23 है, 33 हमने बताया ही, ठीक है। 32 भी बताया, 31 भी है, 31 32 आप लोग क्रम से लिख लीजिएगा, 31 32 33, फिर 75 75E, 78 80, 75 75E, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो 1-2 बार देखिएगा तो याद भी हो जाएगा। ये प्रश्न इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं BPSC में, तो आप 1-2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको NH बहुत सारा याद आ जाएगा। ऐसे ही 78 80 ये सब NH जो है वो झारखंड से होके गुजरता है। 98 99 100 ये कुछ महत्वपूर्ण NH है जिसके बारे में आपको याद रखना है। हो सकता है कि इसी अंडर 100 में से ही कोई पूछ दे 3-4, या उसमें से ये पूछ दे कि इसमें से कौन नहीं गुजरता है, ठीक है। तो आप इसको 1-2 नज़र
देखे रहिएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा कि कौन सा गुजरता है और कौन सा नहीं गुजरता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने NH को देखा और NH पे ही सवाल पूछा जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें, किसी भी तरीके से भूलें नहीं। दूसरा, अगर अब हमने तो राष्ट्रीय राजमार्ग देख दिया, अब है राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे जो है के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। पहला, जो राज्य राजमार्ग है वो राज्य के में एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मतलब क्या है कि यह राज्य के अंदर की सड़क है जो राज्य के द्वारा ही इसकी देखरेख की जाती है। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यह है कि एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रदेश की राजधानी को अलग अलग जिला के मुख्यालयों से जोड़ता है, महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ता है, उस राज्य के महानगरों से जोड़ता है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण नगर और महानगर है जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग में जुड़ा रहता है, NH जुड़ा रहता है, उससे भी यह एक दूसरे को जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय से जो राज्य मार्ग है वो निकलता है। ठीक है, और यहाँ अगर NH राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ा जा रहा है तो उससे भी जोड़ देता है। तो ये क्या है, ये जो है स्टेट हाईवे है, ये NH है और ये डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कई बार क्या करता है कि राज्य के राजधानी से तो जोड़ता ही है जिलों को, ये NH से भी जोड़ देता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो जिले हैं वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े नगरों और महानगरों से भी जुड़ जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में जब ये जाके आपस में। इससे क्या होता है, ये देश के शेष हिस्सों से भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यह जो राज्य राजमार्ग का निर्माण है या प्रबंधन है, जैसे हमने उसके बारे में देखा था कि वो प्रबंधन कौन कर रहा था, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। ये इसका प्रबंधन या निर्माण कौन करता है, इसका प्रबंधन राज्य का PWD डिपार्टमेंट। ठीक है, PWD डिपार्टमेंट के द्वारा का निर्माण भी किया जाता है और प्रबंधन भी किया जाता है या रखरखाव भी किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, PWD के द्वारा। उद्योग और व्यापार की दृष्टि से राज्य मार्गों का अधिक महत्व होता है। ठीक है, इसीलिए इसे राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं। राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं। अगर हम देखें तो झारखंड में बहुत सारे उद्योग हैं, इन उद्योगों को इन राज्य के राजमार्गों के द्वारा ले जाकर नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका सामान का ट्रांसपोर्टेशन, आयात निर्यात दोनों बेहतर ढंग से उद्योगों के साथ जुड़ जाता है, जो कि हमने क्या बताया था, उद्योगों के विकास के लिए बेहतर परिवहन की जो व्यवस्था है वो आसानी से हो पाती है। तो ये राज्य का जो राजमार्ग है वो राज्यों की जीवन रेखा की तरह काम करता है, यानी उद्योग धंधों के विकास, व्यापार के विकास में ये राज्यों का राजमार्ग जो है काफ़ी महत्व। हम ये भी देख रहे हैं कि ये जिला के मुख्यालयों से भी जुड़ जाता है। जब जिला के मुख्यालयों से जुड़ जाता है तो जिले से भी कनेक्ट होना प्रशासनिक तरीके से, औद्योगिक तरीके से, व्यापारिक तरीके से काफ़ी आसान। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, अगर अन्य मार्गों में देखें, हमने स्टेट हाईवे देख लिया, नेशनल हाईवे देख लिया, अब है जिला की सड़कें या डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में अगर चर्चा करें। इस पे सवाल तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि पढ़ा रहे हैं तो इसको भी कवर कर लेते हैं। कुछ अगर इम्पोर्टेंट रहा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें ओवरऑल कवर हो जाएंगी। जिले की जो सड़कें हैं वो जिला मुख्यालय और जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से के बीच संपर्क स्थापित करती है। जैसे हमने क्या देखा था कि जो NH था, वो NH जो है वो राज्य के महत्वपूर्ण भागों से होते हुए देश के अन्य महत्वपूर्ण भागों, राजधानियों, बंदरगाहों, महानगरों से जोड़ता था। स्टेट हाईवे क्या था, यह क्या करता था कि राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से भी जोड़ता था और NH से भी जोड़ता था।
अब जो ये डिस्ट्रिक्ट रोड है DR, अगर हम इसको देखें डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये क्या करता है, जिला मुख्यालय को, जिला के हेडक्वार्टर को, उस जिले के अंतर्गत के जो महत्वपूर्ण स्थान है, वो महत्वपूर्ण स्थान कोई उद्योग धंधे वाला जगह हो सकता है, वो महत्वपूर्ण स्थान कोई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, उन सबके बीच एक संपर्क या कनेक्टिविटी स्थापित करता है, ठीक है। और यह कनेक्टिविटी जो है वो जिला मुख्यालय से सीधे सीधे जुड़ा है। तो हम देखें तो नीचे से अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो अपने ज़िले के अंदर के इम्पोर्टेंट जगह को मुख्यालय से जोड़ता है, और एसएच जो है अलग अलग जिलों के मुख्यालय को राजधानी से भी जोड़ता है और एनएच से भी जोड़ता है, और एनएच जो है एक राज्य के महत्वपूर्ण जगहों को अलग दूसरे राज्य या महानगर या बंदरगाहों के महत्वपूर्ण जगहों से जोड़ता है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि एक छोटे से लेकर बड़े लेवल तक एक सड़कों का जाल इन 3 तरह के सड़कों से निर्मित हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। अब दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं कि ये सड़कें जो हैं एक जिले के अंतर्गत अगर कोई उद्योग धंधा, उद्योग केंद्र या इंडस्ट्रियल सेंटर अवस्थित है, ठीक है, उसको मुख्य नगरों को, उत्पादन केंद्रों को, मंडियों को इत्यादि को आपस में जोड़ता है, और यह एक तरह से आवागमन की सुविधा जो है वो आवागमन की सुविधा को इन सब सेंटर के बीच में डेवलप करता है, सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। झारखंड में जो राजकीय सड़कों की लंबाई है वो सबसे अधिक किस राज्य में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जगह, तो वो है सबसे अधिक। अगर राजकीय सड़कें देखें तो राजकीय सड़कों की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची में, सबसे ज़्यादा रांची में, ये याद रखिएगा क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे कम सड़कों की जो राजकीय सड़कों की लंबाई है वो कहाँ है, लोहरदगा में, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लंबाई है राजकीय मार्गों की, लोहरदगा में, और सबसे ज़्यादा है रांची में। यह लगभग 718 किलोमीटर है, 718.9 कर सकते हैं किलोमीटर है, और सबसे कम जो है वो 751 किलोमीटर है, ठीक है, राजकीय सड़कों के लिए। अगर हम राज्य में घनत्व की दृष्टि से देखें, या डेंसिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो हम क्या देखते हैं कि शाब्दिक प्रति सड़क जो लंबाई है, प्रति सड़क लंबाई वो कोडरमा में सबसे ज़्यादा, शाब्दिक प्रति सड़क लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोडरमा में, या लगभग 289 वर्ग किलोमीटर है कोडरमा में, 289 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति सड़क लंबाई। और न्यूनतम जो है वो लोहरदगा में ही है, वो कितना है, वो लगभग 50 किलोमीटर है। कम जो है, ज़्यादा जो है कोडरमा में है, कम जो है वो लोहरदगा में। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इससे जुड़े हुए, और उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट स्तर पे देख लिया, राज्य स्तर पे राजकीय सड़कों को देख लिया, राष्ट्रीय स्तर पे एनएच को देख लिया, अब हम ये भी देखते हैं कि कुछ गांव की सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, जिसे विलेज रोड कहते हैं। यह विलेज रोड जो है ये भी राज्य के सड़कों के जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्या करते हैं कि अगर हम ग्रामीण मार्गों या
ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो सहायक सड़कें तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, ये सब इसमें सम्मिलित होती हैं। ये सड़कें गांवों को आपस में तो जोड़ती ही जोड़ती हैं। यह जिला मार्गों को राजकीय और राष्ट्रीय राजमार्गों को से भी को जोड़ती है। ठीक है, यानी क्या है कि ये गांवों को भी आपस में जोड़ती हैं, सॉरी, यह गांवों को भी आपस में जोड़ती हैं, आपस में जोड़ती हैं या कनेक्ट करती हैं। और यही सड़कें जिला मार्गों से भी, राजकीय या राज्य के जो राजकीय मार्ग है उससे भी, और राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जोड़ती हैं। राज्य में जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो विलेज रोड हैं, ठीक है, उसके निर्माण का जो अधिकांश हिस्सा है, उसका जो फाइनेंस होता है, जो वित्त पोषण होता है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया। पीएम यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा, ठीक है। इसी से क्या है कि यह जो पीएम सड़क योजना है, इस पीएम सड़क योजना को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यह गांव के सड़कों के फाइनेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से पूछे जा सके। इसका जो ग्रामीण अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो उसके लिए सबसे जरूरी था सड़क का निर्माण होना। तो इस सड़क के निर्माण के लिए, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए या उसके विकास के लिए सड़क के निर्माण को महत्व दिया। और इसी के लिए 25 दिसंबर 2000 को यह पीएम ग्राम सड़क योजना को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत क्या था, अगर 500 किसी गांव में 500 या उससे अधिक लोग रहते हैं, 500 या अधिक लोग रहते हैं किसी गांव में, तो उस गांव में, या किसी ऐसे आदिवासी गांव जहां 250 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं, देखिए, जहां सामान्य गांव है वहां 500 या 500 से अधिक, जहां आदिवासी गांव है, वहां 250 या 250 से अधिक लोग रहते हैं, तो वैसे गांवों को सड़क विहीन नहीं रहने दिया जाएगा, उसको वहां सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गांवों को 12 मासी सड़कों का निर्माण करके, जो 12 मास जो सड़क खुली रहे, बरसात हो, बरसात में कई सारे गांव ऐसे हैं कि बरसात के पानी में, बारिश में बहुत सारे जो मिट्टी की सड़कें हैं वो टूट जाती हैं और वो एक लेवल बन जाता है, ठीक है, सड़क रहता ही नहीं है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे सड़क का निर्माण करना है जो 12 मास कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, यानी 12 मास गांव एक दूसरे से जुड़े रहे, इस तरह का सड़कों का निर्माण करना पीएम ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यह कब शुरू की गई थी, 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ये किया गया कि विकास खंड के जो क्षेत्र थे उसमें 500 या 500 से अधिक आबादी वाला, या आदिवासी विकास खंड के जो क्षेत्र थे उसमें 250 या 250 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव थे जहां सड़क नहीं थी, वहां सड़कों का निर्माण करना, क्योंकि 12 महीने कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। इस तरह के काम किए गए हैं इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। तो ये जो गांव की सड़कें हैं उसका बेसिक जो निर्माण किया गया है वो इसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। दूसरा एक और भी है, वो है कि एक योजना और है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसको विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के तरफ से वित्तीय सहायता दी गई, ठीक है, ऋण दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ग्रामीण राजमार्ग है, जो गांव की सड़कें हैं, वो लगभग, ठीक है, उसका 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए इस मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत किया गया, जो कि विश्व बैंक द्वारा फंडेड था, वित्त पोषित था, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या उद्देश्य था
ये 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, जो कि झारखंड के गांव के सड़कों के निर्माण के लिए ये प्रस्तावित किया। तो ये भी हमें याद रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब सड़क से जुड़ी हुई कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है और उस पर चर्चा करना है। चलिए, पहला चीज़ ये है कि अगर हम गांव झारखंड को देखें तो झारखंड में एक योजना और है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है, अगर किसी को मालूम है तो बताएं, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का में क्या है ये हम जान लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है और आपके झारखंड स्पेशल में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ कर दे रहा हूँ। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि सड़कों की चर्चा हो रही है तो इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको चर्चा कर दे रहा हूँ। इस परियोजना के तहत सरकार का यह उद्देश्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि लगभग 5846 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 4 लेन या 6 लेन के मार्ग का, यातायात के गलियारे का निर्माण करना, ठीक है, जो कि देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ेगा। देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ेगा। वो 4 बड़े महानगर आपको पता ही है कौन कौन है। एक है कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई और चौथा है चेन्नई, ठीक है। इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ना इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य है। यह चारों महानगरों को जोड़ने में जो लंबाई तय की गई वो लगभग 5846 किलोमीटर है, ये याद रखिए। यह सड़कें जो होंगी वो 4 से 6 लेन की होंगी, ये भी महत्वपूर्ण। यह क्या है कि यह यातायात का गलियारा प्रोवाइड कराए, ठीक है। और एक चीज़ जो झारखंड से जुड़ी हुई है इस स्वर्णिम चतुर्भुज से, वो आपको याद रखना। यह स्वर्णिम चतुर्भुज जो रोड है उसमें झारखंड के भी राज्य जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। वो जब हम देखें, कलकत्ता से दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है, इसी मार्ग के बीच में क्या है, झारखंड आता है, ठीक है। तो झारखंड का जो 2 महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग और धनबाद इसी मार्ग पे हैं, धनबाद और हजारीबाग, ZB लिख दे रहे हैं। धनबाद और हजारीबाग 2 जिले हैं जो दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाला जो मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज का, उसमें ये दोनों जिले शामिल हैं। मतलब इन दोनों जिलों से होके यह जो मार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज का, जिसमें कोलकाता से दिल्ली वाला जो मार्ग है वो जुड़ता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जरूर याद रखनी है। हो सकता है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से 2 जिले हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क परियोजना है उससे जुड़े हुए हैं और झारखंड के जिले। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिया और कोशिश किया है कि कम से कम बताने के बावजूद भी आपके सारे प्रश्न इससे ज़रूर आए। तो आपको ये कम ही है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रेल परिवहन पे। हमने सड़क परिवहन तो देख लिया, हमने 4 तरह के परिवहन की बात की थी। एक जल परिवहन हमने पहले ही देख लिया, दूसरा हमने सड़क परिवहन देखा और अब रेल परिवहन देखेंगे। उसके बाद जो है वायु परिवहन देखेंगे। तो रेल परिवहन जो है, रेल परिवहन या रेल ट्रांसपोर्टेशन, यह रेल परिवहन जो है
यह भी क्या है, व्यक्तियों के और वस्तुओं के भौतिक स्थानांतरण के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सुगम और सस्ता परिवहन माध्यम जो है उपलब्ध कराता है, जो किसी भी देश या राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चर्चा हमने सड़क के बारे में जब बता रहा था तब क्या था। ठीक है, एक चीज़ और हमको इससे जुड़ा हुआ याद रखना है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण आधारिक संरचना होती है या आधारभूत संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना होता है, जो किसी भी राज्य के में आर्थिक क्रियाकलाप के तेजी से विकास के लिए, जैसे उद्योग धंधे चाहिए तो भाई उसके लिए 3 चीज़ें आधारभूत संरचना के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होता है विद्युत, दूसरा होता है संचार, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। यानी यह बेसिक संरचना है किसी राज्य की। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वहाँ आर्थिक विकास या सामाजिक विकास तेजी से हो। ठीक है, इस मामले में जो झारखंड का रैंक है वो 22वां है। झारखंड का जो रैंक है वो 22वां है। मतलब यह आगे के 10 राज्यों में भी नहीं आता है, ये पीछे से आता है, यानी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, जबकि इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, अगर हम पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़ को देखें, उड़ीसा को देखें, पश्चिम बंगाल को देखें, तो इनकी स्थिति झारखंड से बेहतर है। अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो वह 17वें रैंक पे आता है, उड़ीसा को देखें तो वो 14वें रैंक पे आता है, पश्चिम बंगाल को देखें तो वो और भी बेहतर कंडीशन में है, वो 11वें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से क्या है, झारखंड का जो आधारभूत संरचना है, जो विद्युत, संचार, परिवहन की जो फैसिलिटी है, वो रैंकिंग में काफ़ी नीचे 22वें रैंक पे। हो सकता है यही प्रश्न के रूप में पूछा जा सके, तो आप जरूर याद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केवल अलग से परिवहन तंत्र को देखें कि परिवहन तंत्र के मामले में या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मामले में अगर झारखंड का रैंक देखें सभी राज्यों में आधारभूत संरचना के विकास में, क्या एक ये फैक्टर था परिवहन, जैसे कि संचार था, ठीक है, विद्युत था, उसी तरह ये परिवहन जो है यह अलग से इसको देखें आधारभूत संरचना के एक कारक के रूप में, तो यह जो है 14वें रैंक पे आता है। मतलब टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो ये दोनों आपको याद रखना, ये हो सकता है कि प्रश्न में या एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, अगर बार बार इस चीज़ को देखते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर रेल के घनत्व को देखना है झारखंड में, जैसे कि हमने सड़कों का घनत्व देखा था जो 153.3 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर था, वर्ग किलोमीटर था, वैसे ही अगर हम सड़क के घनत्व को देखें तो ये भी कितना है, महज 30 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर पे। ठीक है, इसका घनत्व महज इतना। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं। ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ही, या तो इस प्रश्नों के साथ क्या है कि अप्रोच नहीं लगा सकते, या तो आता है या नहीं आता है। तो इसको बार बार अगर आप देखते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, जैसे हर क्लास के अगर आप नोट्स को क्लास के साथ ही तैयार कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये है कि जब आप उसको देखिएगा आपको तुरंत क्लास का पूरी चीज़ें याद आ जाएंगी। आपको ये फैक्ट जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखें। इसको जब देखते रहिएगा बार बार तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप जैसे देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि हमने ये, ठीक है, तो आपको उसी तरीके से देखना है। अगर हम एक चीज़ और देखें जिसमें कि देखें कि हम ये भी जानते हैं कि 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। ये तो हमको पता ही है कि 1853 में सर्वप्रथम या सबसे पहले भारतीय रेलों की शुरुआत की गई, और जिसके अंतर्गत क्या हुआ, मुंबई से लेकर थाने के बीच, मुंबई से ये थाने के बीच, ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है, लेकिन अब ये प्रश्न इतना बार पूछा जा चुका है कि कॉमन हो चुका है।
मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर रेलवे लाइन का बनाई गई और उसी पे 1853 में पहली बार भारतीय रेलवे की शुरुआत की गई। ठीक है। अगर झारखंड के सेंस में देखें तो 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सबसे पहले धनबाद में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। धनबाद में 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक सर्वप्रथम रेलवे लाइन बनाई गई। ये आपको याद रखना। सबसे पहले 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सबसे पहले रेलवे लाइन बनाई गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ रेलवे लाइन, रेल परिवहन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लें तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले झारखंड के संदर्भ में रेलवे को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उभर के आती हैं। सबसे पहले कि राज्य में जो रेलवे का प्रारंभ हुआ वो 1871 में हुआ था। 1871 ईस्वी में हुआ था, जब धनबाद क्षेत्र में, ठीक है, रेल लाइन का निर्माण पूरा कराया गया। धनबाद क्षेत्र में शुरुआत हुआ था 18वीं सदी के शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, और यह पूरा हुआ 1871 में। ठीक है। इस रेल लाइन का निर्माण कराया गया। 1907 ईस्वी में पुरुलिया से रांची रेल मार्ग की शुरुआत की गई। 1907 में, ठीक है, पुरुलिया, ये पश्चिम बंगाल में है, रांची रेल लाइन का की शुरुआत की गई। पुरुलिया जो है वे वेस्ट बंगाल में। 1911 ईस्वी में रांची से लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण किया गया। रांची से लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण किया गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। जो राज्य की रेलवे लाइन है वो बेसिकली 2 जोनों के अंतर्गत आती है। 2 जोन में राज्य, जो झारखंड राज्य की रेलवे लाइन है वो 2 जोन में आती है। हम जानते हैं कि 17 जोन में पूरे रेलवे लाइन को विभाजित किया गया है पूरे भारत में। उसमें से 2 जोन है। एक है पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो हाजीपुर में है। जो पूर्वी मध्य रेलवे, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में ECR, ठीक है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ECR जो है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, इसका मुख्यालय मतलब SER का मुख्यालय कहाँ पे है? हावड़ा में। इसका मुख्यालय हावड़ा में और इसका मुख्यालय हाजीपुर। इन्हीं 2 रेल जोनों के अंतर्गत झारखंड के रेलवे लाइन आते हैं। ठीक है। अगर हम पूर्वी मध्य रेलवे को देखें इसको, तो इसका जो गठन किया गया था वो 1998 में किया गया। ठीक है। और जो झारखंड में स्थित धनबाद रेलवे डिवीजन है वो इसी के अंतर्गत आता है। धनबाद रेलवे डिवीजन जो है वो इसी जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। और धनबाद जो रेलवे डिवीजन है, हालांकि यह पहले से गठित किया गया था। धनबाद रेलवे डिवीजन यह 1951 में गठित हुआ। खैर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है, इसको याद रखें। ठीक है। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। यह दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत झारखंड का चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन और रांची रेलवे डिवीजन आता है। 2 रेलवे डिवीजन कौन कौन से हैं? चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन और दूसरा रांची। ये दोनों रेलवे डिवीजन
डिवीज़न आते हैं। दोनों रेलवे डिवीज़न जो है चक्रधरपुर और रांची, ये दक्षिणी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हावड़ा में है, ये दोनों रेलवे डिवीज़न जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो यह है कि सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो है धनबाद। और किस सेंस में सबसे बड़ा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यह राजस्व वसूली के संदर्भ में, राजस्व वसूली के संदर्भ में, वसूली या रेवेन्यू कलेक्शन के संदर्भ में धनबाद जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। संदर्भ में धनबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये भी हमें याद रखें। यहाँ से क्या है कि यह हावड़ा और नई दिल्ली की जो रेल लाइन है, यानी दिल्ली से हावड़ा की जो रेलवे लाइन है उसी पे यह जो है धनबाद है, ये इसके में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखें। हाँ, कुछ पूरा झारखंड जो है अभी भी पूरी तरह से रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बहुत सारी रेल परियोजनाएं भी अभी जो है अनुमान शुरू की गई है। ठीक है, बहुत सारी रेलवे परियोजनाओं को झारखंड में नई रेलवे परियोजनाएं जो है वो शुरू की गई है या तय की गई है, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन पूछे जाने की कम संभावना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो रांची बड़का खाना कहाँ का स्टेशन, रामगढ़ का स्टेशन है बड़का खाना। रांची, बड़का खाना, हजारीबाग, कोडरमा। रांची, बड़का खाना रामगढ़ का, हजारीबाग, ठीक है, और कोडरमा। यह एक नई रेल परियोजना को वो किया गया है, शुरू किया गया है। दूसरा है रांची लोहरदगा। रांची लोहरदगा, ठीक है। तीसरा है कोडरमा और तिलैया, तिलैया, ठीक है। और देवघर दुमका, अगला है देवघर दुमका। देवघर आप लोग जानते ही हैं किस लिए फेमस है, ठीक है। और अगला है, पांचवा है कोडरमा गिरिडीह, ठीक है। और छठा है दुमका रामपुरवट, लेकिन ये पूछे जाने की संभावना कम है। इस तरह से 6 नई रेल परियोजनाओं को शुरू करने की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस पे जो है प्रयास या सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इसके तरफ प्रयास किया जा रहा है ताकि रेलवे लाइनों का जाल बड़े स्तर पे झारखंड में विकसित किया जा सके, ताकि परिवहन के सेंस में भी, उद्योगों के विकास के रूप में भी, बाजार के रूप में भी, पर्यटन के रूप में भी इसका प्रयोग बड़े स्तर पे किया जा सके, जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य की संपन्नता बढ़ सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेल परियोजनाओं को भी देख लिया। इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे रेल से, अगर रेल परिवहन से पूछा जाता है तो इसे पूछा जाने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। अब आते हैं वायु परिवहन पर। वायु परिवहन को देखें तो वायु परिवहन के मामले में भी झारखंड में वायु परिवहन का विकास बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो। राज्य में जो वायु परिवहन का आधारभूत संरचना है वो, या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत कम विकसित हुआ। राज्य में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई, रांची का एकमात्र
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। इसका मतलब क्या है कि यहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट, यही राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट आती है और आती है। इसके अलावा और कहीं से, राज्य के और किसी भी हवाई अड्डे से यह नहीं होता। दूसरा, एक देवघर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। बिरसा मुंडा के अलावा एक देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा डेवलप किया जा रहा है। बोलबम, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ भी प्रयास है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह जो एक ही है जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, यही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में यही एक राज्य का हवाई अड्डा है, ठीक है। यह देश का 27वां बड़ा हवाई अड्डा है। यह देश का 27वां बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है। इससे बड़े 26 अलग अलग राज्यों में, तो ये हमें याद रखना। इसके लिए जो है, इस सब का देख रेख कौन करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय विमानपत्तनम, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है, ठीक है। देवघर में अभी मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ही इसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और DRDO के साथ, ठीक है, DRDO के साथ एक 2013 में समझौता हुआ है। 2013 में एक समझौता हुआ है कि यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा स्थापित, और इसके निर्माण पे लगभग जो देवघर का हवाई अड्डा है, ये इन दोनों ने के बीच एक समझौता हुआ है और इसमें लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्च आना है। तो यहाँ भी एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, ठीक है। एक चीज़ और देखें तो राज्य में एक दुमका में व्यावसायिक उड़ान अकादमी को क्रियाशील किया जा रहा है। दुमका में व्यावसायिक उड़ान अकादमी को क्रियाशील किया जा रहा है। अकादमी को क्रियाशील किया जा रहा है, ठीक है। दुमका में पायलट प्रशिक्षण अकादमी को की भी स्थापना या उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। इसका पायलट प्रशिक्षण अकादमी, अगर प्रश्न इस पे ये भी पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक उड़ान अकादमी की का जो निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है, तो वो दुमका में। अगर पायलट प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ किया जा रहा है या निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो भी दुमका में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा आधुनिक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी वहाँ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वर्तमान में 3 एयरलाइंस है जो क्या करती है, सेवा उपलब्ध कराती हैं इस राज्य में। ये एयरलाइंस है इंडिगो, दूसरा है गो एयर और तीसरा है एयर इंडिया, ठीक है। इसी के द्वारा झारखंड राज्य में सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अभी मैंने बताया कि झारखंड में जो हवाई परिवहन है वो बहुत बड़े स्तर पे विकसित नहीं है, ठीक है। एक दो और इसमें चीज़ें जान लीजिए, चूँकि मुझे याद आ रहा था मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो है कि झारखंड में पहली बार 1940 ईस्वी में, ठीक है, सोनारी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, जमशेदपुर में, वहीं पे विमान को उतारा गया था। सोनारी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, जमशेदपुर में, यहीं पे पहली बार विमान को उतारा गया था। तो ये याद रखिएगा। खैर ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के बता दिया। अगर एक चीज़ और देखें, खैर उसको छोड़िए, अब हो सकता है कि वो ना पूछा जाए, आपके ऊपर ज़्यादा फैक्ट याद करने का दबाव हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 एयरलाइंस थे, यही झारखंड में सेवा दे रहे हैं। दूसरा, ये जो फैक्ट था ये याद रखिएगा। तो परिवहन में जो मुख्य बातें हैं, जो स्थल परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जो जल मार्ग है, उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी। प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो इसी से मैक्सिमम समय, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम संभावना है किसी से पूछे जाएंगे। जो मेरा तजुर्बा है, जो अलग अलग एग्जाम्स के पेपर मैंने देखे हैं, उसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी में, झारखंड के पुराने पेपर में, उस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी कुछ फैक्ट्स मैंने बताए हैं या जो चीज़ें बताई हैं, उसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उससे बाहर पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, रेयरेस्ट है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसके फैक्ट्स को अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको रिवीजन करना होता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये फैक्ट अगर बार बार आप देखते रहते हैं तो आपके लिए बहुत जल्दी ये आपसे याद भी हो जाए। हाँ, एक साथ सोचिएगा कि एक ही बार याद करेंगे सब कुछ, तो वो संभव नहीं है। जैसा कि मैंने मिनरल में भी बताया था, इंडस्ट्री में भी बताया था, झारखंड में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखने के लिए एक ही तरीका है कि रोज़ 10-10 मिनट, 15-15 मिनट अलग अलग टॉपिक को देखें, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। इससे क्या है कि धीरे 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 आपकी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो। दूसरा, जब भी इन सारी चीज़ों को पढ़िए तो मैप जरूर सामने रखिए। उससे क्या होता है कि मैप भी आपको पूरी तरह से याद हो जाए। मैप पे जहाँ जहाँ मिनरल्स के साइट्स हैं, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री के साइट्स हैं, वो भी आराम से याद हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत लंबे समय तक याद रखने का ये सबसे आसान फार्मूला है, इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन था वो आज ख़त्म हो गया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। हम अगले क्लास में उसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।